हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कॉमर्स 4 सब्जेक्ट में। ठीक है, हमने 8 लेक्चर्स कर लिए हैं ऑलरेडी। अभी आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9। हमने आगे के लेक्चर्स में डिपॉजिटरी पढ़ना शुरू किया था एंड हमने देखा था कि 2 डिपॉजिटरीज होते हैं, राइट। 2 बने हैं। एक है NSDL एंड दूसरा है CDSL। अब उसमें से हमने लास्ट 2 सेशन में NSDL के बारे में स्टडी कर लिया इन डिटेल, उसके फंक्शंस क्या होते हैं वगैरह। अभी हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है CDSL के बारे में, रोल ऑफ CDSL हम शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक डिपॉजिटरी है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर सकते हैं इन डीमटीरियलाइज फॉर्म, यानी कि मटेरियल फॉर्म में नहीं है, हार्ड कॉपी में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव रहेगा। CDSL क्या है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को होल्ड किया गया है, स्टोर किया गया है उस जगह पे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी CDSL काम करने वाला है BSE के लिए, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए। चलिए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये उसका फुल फॉर्म रहेगा। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। CDSL इज द सेकेंड इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी बेस्ड इन मुंबई। सबसे पहले बना था NSDL, उसके बाद आया CDSL। ठीक है, ये सेकेंड डिपॉजिटरी है बेस्ड इन मुंबई। नाउ इट्स मेन फंक्शन इज होल्डिंग securities either in certificated or uncertificated, that is dematerialized form, to enable book entry and transfer of securities। अब यहाँ पे सर्टिफिकेटेड फॉर्म में भी स्टोर हो सकते हैं सिक्योरिटीज़, या फिर अनसर्टिफिकेटेड यानी कि डीमटेरियलाइज फॉर्म में भी होल्ड होंगे। और वहाँ पे अगर ट्रेडिंग हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है अनसर्टिफिकेटेड फॉर्म में, तो फिर वो ट्रांजैक्शन बुक एंट्री के ज़रिए सेटल किया जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी NSDL एंड CDSL आर बोथ डिपॉजिटरीज विच होल्ड वेरियस सिक्योरिटीज लाइक मनी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ पे सिक्योरिटीज होल्ड किए जाते हैं, दोनों में ही, दोनों डिपॉजिटरीज में ही। ठीक है, और इनके काम करने में, इनके फंक्शन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सिमिलर सर्विसेज ही देते हैं। NSDL वर्क्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, NSDL किसके लिए काम करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, whereas CDSL works for Bombay Stock Exchange BSE, जिसे हम कहते हैं। Now there is no major difference between the two, however there is small difference in their charges and their source of work। बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने डिपॉजिटरी पढ़ना शुरू किया है CDSL। ठीक है, फुल फॉर्म क्या रहेगा इसका, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। और ये किसके लिए काम करता है, BSE के लिए काम करता है, जबकि NSDL काम करता है NSE के लिए, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। और हमने लास्ट लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि डिपॉजिटरी क्या होता है, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को स्टोर किया हुआ है वैसी जगह। और स्टॉक एक्सचेंज हम कहें तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ऐसी प्लेस है जहाँ पे बाइंग सेलिंग होने वाला है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन होने वाला है। ठीक है, उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। CDSL इज प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, दैट इज BSE, jointly with State Bank of India, Bank of Baroda, SDFC Bank, Standard Chartered Bank, Axis Bank and Union Bank of India। NSDL भी जब हम पढ़ रहे थे तभी भी हमने देखा था कि NSDL को किसने प्रमोट किया, तो IDBI ने किया है, UTI ने किया है। ठीक है, एंड NSE ने। अब यहाँ पे CDSL की बात करें तो इसे किसने प्रमोट किया है, तो BSE ने जॉइंटली विथ
इन सारी बैंक्स के साथ मिलके प्रमोट किया है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सो अभी यहाँ पे हमें बेनिफिट्स देखने हैं। CDSL जो बना है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उन लोगों ने हमें बताया बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स ऑफ CDSL। सबसे पहले हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं CDSL के, यानी कि हम जैसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, तो हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला आता है एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क एसोसिएटेड विथ फिजिकल सर्टिफिकेट। देखिए, रिस्क एसोसिएटेड विथ फिजिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल सर्टिफिकेट अगर हमारे पास हो, मान लो पहले फिजिकल सर्टिफिकेट से के ज़रिए ही ट्रांजैक्शंस होते थे। उस समय जो रिस्क रहते थे कि चलो कहीं खो गया, सर्टिफिकेट डैमेज हो गया वगैरह वगैरह, चोरी हो गया, ठीक है, तो वो सारे ही रिस्क अभी निकल गए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्टिफिकेट्स स्टोर हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क एसोसिएटेड विथ फिजिकल सर्टिफिकेट्स। नाउ देयर इज नो रिस्क ऑफ लॉस, म्यूटिलेशन और थेफ्ट ऑफ सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, खो गया या डैमेज हो गया, ख़राब हो गया सर्टिफिकेट, चोरी हो गया, सारे रिस्क हट गए। सबसे पहला फ़ायदा हो गया इन्वेस्टर को यही। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज। Bad deliveries in the depository environment, securities cannot be returned under objection for any reason, and hence the question of bad delivery does not arise, nor does the investor face any uncertainty on the genuinity of securities purchased by him। यानी कि इन्वेस्टर ने अगर सिक्योरिटीज़ खरीदी है तो फिर उसके अकाउंट में सही सही वो डिलीवर हो जाएगी, ऑन टाइम भी हो जाएगी। ठीक है, अभी वहाँ पे इन्वेस्टर कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि भाई गलत डिलीवरी हुई है या ऐसा कोई प्रॉब्लम उसके साथ नहीं होने वाला है। एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज, ठीक है, डिलेज भी नहीं होते यहाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाला है। Now immediate transfer and registration of securities। देखिए, इमीडिएट ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, बाइंग सेलिंग हो रहा है दो लोगों के बीच में। ठीक है, तो अभी जिसने ख़रीदा है उसे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें कैसी होगी, इमीडिएट, फटाफट से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारी चीज़ें हो रही है। सिक्योरिटीज़ होल्ड भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ट्रांसफ़र भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। ठीक है, इसके लिए सारे काम जल्दी से होंगे। पहले जब भी हमने देखा फिज़िकली ये सारी चीज़ें होती थी तो 2 महीने या उससे ज़्यादा का समय लग जाता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी काम होता है। आफ्टर द पे आउट, वंस securities are credited to the investor's demat account, the investor becomes the owner of the securities, as there is no need to seek registration from company or its registrar। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही बायर ने खरीदे शेयर्स, पे आउट, आफ्टर द पे आउट पैसे दे दिए, क्या हो रहा है उसके बाद ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा, यानी कि बायर के अकाउंट में शेयर्स या सिक्योरिटीज़ आ जाएगा, सामने सेलर को पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन बराबर से हो गया। क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र भी सही सही हो रहा है, और पहले के जैसे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती थी ज़्यादातर, वो भी अभी नहीं करनी पड़ती। इमीडिएट ट्रांसफ़र हो रहा है एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। नाउ नेक्स्ट इज faster settlement cycles। faster settlement cycle, सेटलमेंट साइकिल क्या है, हम इन्वेस्टर है, खरीद रहे हैं शेयर्स, ठीक है, खरीद रहे हैं, सामने किसी ने बेचे हैं, तो हम क्या चाहेंगे, हमारे पास सिक्योरिटीज़ आ जाए ऑन टाइम। सामने वाला क्या चाहेगा कि उसे सही सही पैसे मिल जाए उसके अकाउंट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सही हो गई तो हम कहेंगे कि ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो गया। तो अभी ये जो पूरा साइकिल है वो बहुत जल्दी हो सकता है, क्विकली हो सकता है डीमैट के ज़रिए।
So all stock exchanges currently follow the T+2 rolling settlement cycle. That is, settlement of trade is done on the second working day from the trade day. देखिए अभी क्या सिस्टम चल रहा है, T+2 का सिस्टम चल रहा है, यानी कि जो भी ट्रेड हो रहे हैं जितने भी, तो जब भी हुए उसके बाद वो सेटल कब होने वाले हैं, सेकेंड वर्किंग डे. ठीक है, मान लो मंडे को ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बाद वाला सेकेंड वर्किंग डे, तो फिर वेनसडे तक सेटलमेंट हो जाएगा. ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका सेटलमेंट उस दिन तक हो जाएगा. ठीक है, तो ये अभी सिस्टम फॉलो हो रहा है. सो क्विक है ना, पहले के कंपैरिजन में तो काफ़ी क्विक है. नाउ दिस हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ डीमैट, which enables faster transfer of securities and enhances liquidity. क्या हो रहा है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, इसकी वजह से क्विक सेटलमेंट साइकिल बहुत क्विक हो गई है, फास्ट हो गई है. बायर को उसकी सिक्योरिटीज़ मिल जाती है, सामने सेलर को पैसे मिल जाते हैं ना. नेक्स्ट हम फ़ायदा देखते हैं इन्वेस्टर के लिए, वो है फास्टर रिसीप्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ इन केस ऑफ बोनस, स्प्लिट, मर्जर एक्सेट्रा. ठीक है, अभी ये हमने कॉन्सेप्ट आगे भी पढ़ा था कि ये सारी जो चीज़ें होती है, डिविडेंड वाला भी पॉइंट हमने देखा था. ठीक है, कि डिविडेंड जो है, बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है वगैरह, जल्दी से बेनिफिशियल ओनर के अकाउंट में आ जाता है. ठीक है, उसे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता. सो डायरेक्ट क्रेडिट of securities issued as bonus or an allotment of IPO rights, split and merger ensures faster receipt of securities and eliminate the risk of loss of certificates in transit. ठीक है, IPO हो रहा है, या बोनस शेयर्स दिए गए हैं, राइट शेयर्स दिए गए हैं, या तो फिर कंपनी स्प्लिट हो गई है, मर्जर हुई गए, इन सारे ही केसेस में अगर इन्वेस्टर के अकाउंट में शेयर्स आने हैं, ठीक है, उसे मिलने चाहिए, तो फिर वो जल्दी से काम हो जाता है. ठीक है, वो सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो गए, खो गए, इन ट्रांजिट, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, कंपनी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को दे रही है, सिक्योरिटीज़ उनके नाम पे कर रही है, तो ये काम क्विकली हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते. नाउ नेक्स्ट इज, अगला फ़ायदा है वेवर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. पहले जब भी फिजिकली ट्रांजैक्शंस होते थे फिजिकल सर्टिफिकेट में, उस समय स्टैम्प ड्यूटी भरना ज़रूरी था. अभी स्टैम्प ड्यूटी का कॉन्सेप्ट निकल गया है, वेवर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, वेवर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. ठीक है, नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल बाय द इन्वेस्टर for transfer of any kind of securities in डीमैट फॉर्म. डीमैट फॉर्म में अगर सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो फिर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ईज इन रिकॉर्डिंग चेंज ऑफ एड्रेस, ट्रांसमिशन एक्सेट्रा. देखिए ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इन्वेस्टर के लिए कि भाई रिकॉर्डिंग चेंज ऑफ एड्रेस या ट्रांसमिशन, इन्वेस्टर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, एड्रेस चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे भी एड्रेस चेंज करने में भी उन केसेस में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इन्वेस्टर के लिए. दूसरा ट्रांसमिशन यानी कि क्या, किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है और उसके सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं नॉमिनीज़ को, या फिर हम कहें लीगल हायर्स को. ठीक है, तो उस जो ट्रांसफ़र होने वाले हैं तो वो भी इजीली हो जाता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती. सो फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट, इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग ईच कंपनी सेपरेटली अबाउट द चेंज इन एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, nomination, one single instruction to the DP takes care of all such changes. देखिए क्या करना है, खाली DP को इंस्ट्रक्शन दे देने हैं बस. इंस्ट्रक्शन टू द DP टेक्स केयर ऑफ ऑल सच चेंजेस, चेंज इन एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, नॉमिनेशन, ये सारी चीज़ें हो जाएगी
सिर्फ खाली डीपी को इंस्ट्रक्शन दे देना है तो फिर काम हो गया। बार बार नई नई जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस चेंज के लिए, नॉमिनेशन के लिए, सारी चीज़ें एक बार करने से हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नाउ नेक्स्ट इज ईज ऑफ पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग। पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? हम कहेंगे कि भाई हम इन्वेस्टर हैं तो हमने अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग सिक्योरिटीज़ होल्ड करके रखे हैं, तो वो हमारा पोर्टफोलियो बताता है कि हमने किन किन कंपनीज़ के क्या क्या सिक्योरिटीज़ कितने होल्ड करके रखे, वो हमारा पोर्टफोलियो है। अभी हम क्या करेंगे, वही वैसे का वैसे तो नहीं रखना चाहेंगे, मैनेज करेंगे उसे, ठीक है। हम देखेंगे कि हमने जो होल्ड करके रखा है सो उसमें से हमें कुछ और भी बाय करने हैं सिक्योरिटीज़, या फिर हम सेल कर दे उनमें से कुछ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रांजैक्शंस करेंगे ताकि हमारा फ़ायदा हो, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड अर्न कर सके, इंटरेस्ट अर्न कर सके, बाइंग सेलिंग से हम प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग करेंगे। सो द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट periodically sent by the DP provides the investor the consolidated position of all his investment in the डीमेट account। देखिए जो कंसोलिडेटेड पोजीशन लिखा है ना वो हमारा पोर्टफोलियो हो जाएगा। सो दिस मेक्स अ कन्वीनियंट फॉर एन इन्वेस्टर टू मॉनिटर हिज पोर्टफोलियो। इन्वेस्टर के पास जब ये स्टेटमेंट आते रहता है पीरियोडिकली, तो उसके ज़रिए वो क्या करेगा, वो देख के उसका पोर्टफोलियो मॉनिटर करते रहेगा, चेक करते रहेगा, ठीक है। और फिर क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, वो डिसीजन वो लेता रहेगा। सो ये बात हो गई बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स। अभी आगे बढ़ते हैं डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ CDSL। CDSL के कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स की हम बात करने वाले हैं। So CDSL system incorporates a number of distinct features which provides beneficial owners convenient, dependable and secure depository services at an affordable cost। So अभी इस फीचर्स की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कन्वीनियंसेस की बात की है, ठीक है। कन्वीनियंसेस यानी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कहें कि इन्वेस्टर्स का काम आसान हो गया है, ठीक है, उन्हें ज़्यादा मुश्किलें नहीं फेस करनी पड़ती। तो ऐसी क्या सर्विस दे रहा है CDSL? सो वाइड DP नेटवर्क, हमने पढ़ा था कि भाई डिपॉजिटरी में हमारी सिक्योरिटी स्टोर करके रखे हुए हैं, ठीक है। अभी वहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन करने हैं, वहाँ से हमारे जो सिक्योरिटीज़ है वो हमें सेल करने हैं या हमें नए बाय करके वहाँ पे ऐड करने हैं। सो क्या हम सीधा हम जाके कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमें जाना पड़ेगा DP के पास। तो DP हमारे यानी कि इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी के बीच में एजेंट का काम कर रहा है। सो हमें DP के पास जाके अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सो अभी ये जो DPs है ये बहुत सारे हैं, वाइड DP नेटवर्क है, ठीक है। किसी भी DP के पास हम जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नाउ CDSL हैज़ अ वाइड नेटवर्क ऑफ DPs offering DMAT services across the country and thus providing investor an opportunity to select a DP of their choice depending on the location and other convenience। इन्वेस्टर खुद के लोकेशन या अदर दूसरी जो भी फैक्टर्स वो सोचता है इन्वेस्टर अपने माइंड में, उसके अकॉर्डिंगली वो DP सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये इसी DP के पास जाना पड़ेगा या उसी के पास जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर खुद की पसंद का DP सिलेक्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑनलाइन DP सर्विस। DP बहुत सारे हैं, सो ये सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं। Now CDSL's centralized database provide online depository services across the country. All the DPs are electronically connected to CDSL, thereby making depository services available at the doorstep of the investor। ऑनलाइन सर्विस मिल रही है तो कोई भी इन्वेस्टर उसका यूज़ आसानी से कर सकता है, ठीक है।
तो ये सेकंड हो गया उसका फीचर अंडर कन्वीनियंसेस। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिक्योरिटीज। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि बहुत सारी वैरायटी की सिक्योरिटीज अवेलेबल है, ठीक है। सो द इक्विटी शेयर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल A, B1 and B2 group companies are available for dematerialization on CDSL, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज में कंपनीज को डिवाइड किया गया है। सो इक्विटी शेयर्स की हम बात करें तो ए ग्रुप, B1 एंड B2 ग्रुप सारे ही ग्रुप के इक्विटी शेयर्स अवेलेबल है डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म में अंडर CDSL, ठीक है। इन्वेस्टर वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता है उन शेयर्स पे। नाउ CDSL एक्सटेंड्स डीमैट फैसिलिटीज प्रैक्टिकली फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटीज विच इंक्लूड, ठीक है, सारे ही सिक्योरिटीज अवेलेबल है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये सारे, ये कमर्शियल पेपर क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, चैप्टर के शुरुआत में आया था, ठीक है। सो ये सारे ही सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है CDSL में। नाउ अब बेनिफिशियल ओनर कैन ऑल्सो होल्ड warehouse receipts pertaining to commodities in a demat account. However, a separate account should be opened for holding warehouse receipt, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो CDSL's fees are very reasonable and competitive, which makes it possible for DPs to offer demat services to investor at an affordable cost। देखिए अभी जो DP काम कर रहा है, जो एजेंट है डिपॉजिटरी का, तो डिपॉजिटरी कुछ चार्ज करेगी उससे, ठीक है। और हम इन्वेस्टर है, बेनिफिशियल ओनर है, हम DP के पास अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सो ऑफकोर्स हमें भी कुछ चार्जेस पे तो करने ही होंगे। सो ये CDSL जो चार्ज कर रहा है, जो फीस, वो बहुत रिजनेबल है, ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर के लिए भी जो चार्जेस लगते हैं तो वो भी रिजनेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। सो नाउ चलिए, अभी ये तो हमने फीस की बात की, कॉम्पिटिटिव फीस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज ईजी एंड ईजीएस्ट। चलिए दो चीज़ें हैं, ईजी एंड ईजीएस्ट। चलिए अभी ये क्या है, ईजी और ईजीएस्ट दोनों ही एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके दी है CDSL ने। सो अभी यहाँ पे हम ईजी की बात करेंगे, उसके बाद आएगा ईजीएस्ट। ईजी सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा, उसके बाद होगा ईजीएस्ट। सो ईजी का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन, दैट इज ईजी। ना व्हाट इज ईजी, अब ये जो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, इसके ज़रिए बेनिफिशियल ओनर देख सकता है कि उसके पास कितने डीमैट अकाउंट है और उसमें उसने कितने सिक्योरिटीज़ होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को उसका स्टेटस जानने मिलेगा। सो थ्रू CDSL's unique internet facility, electronic access to securities information that is easy, beneficial owners can view and print a statement of their demat account। क्या कर सकता है बेनिफिशियल ओनर यानी कि इन्वेस्टर, देख सकता है, प्रिंट कर सकता है स्टेटमेंट ऑफ दैट डीमैट अकाउंट, उसके डीमैट अकाउंट में क्या स्टेटस है, ठीक है, क्या सिक्योरिटीज़ है, कौन सी कंपनीज के है, उसे वो देख सकता है, प्रिंट कर सकता है। नाउ बेनिफिशियल ओनर कैन ऑल्सो गेट स्टेटस ऑफ लास्ट 7 days ट्रांजैक्शंस इन ईजी, ठीक है, लास्ट 7 दिनों के ट्रांजैक्शन भी वो देख सकता है, ठीक है। जैसे बैंक, हमारा बैंक अकाउंट रहता है, उसे हम ओपन करें तो वहाँ पे भी ऐसी फैसिलिटी रहती है, जैसे हम डायरेक्टली व्यू करने जाए तो मिनी स्टेटमेंट वगैरह दिखता है, तो वहाँ पे हमें प्रीवियस कुछ ट्रांजैक्शन देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे भी पिछले 7 दिनों के ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टर देख सकता है।
Now beneficial owners can get a daily valuation of securities held in their demat account as of the previous day's closing price on BSE. Now beneficial owners can also monitor corporate announcement for the securities held in their account, thus enabling them to take informed investment decisions. ठीक है, क्या कर सकता है बेनिफिशियल ओनर ईजी के जरिए क्या कर सकता है? अभी उसने जो भी सिक्योरिटीज़ हेल्ड करके रखे, मान लो एग्जांपल ABC कंपनी है, ठीक है, उसने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। अभी कंपनी ने कोई बोनस शेयर्स अनाउंस किया है, ठीक है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुआ है, तो भाई उसे पता चलेगा, ठीक है, बेनिफिशियल ओनर जान सकता है कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट क्या क्या हुए हैं, देख सकता है। तो ये एक फ़ायदा है ईजी का। अभी उसके बाद आता है नेक्स्ट ईजीएस्ट। ईजीएस्ट इज एन इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी विच परमिट्स बेनिफिशियल ओनर या क्लियरिंग मेंबर यानी कि ब्रोकर to submit debit credit transaction instructions which can be off market, on market, interdepository and early paying transactions। यहाँ पे क्या हो रहा था, बेनिफिशियल ओनर सिर्फ देख सकता है, ठीक है, क्या उसका स्टेटस है प्रिंट कर सकता है, पिछले 7 दिनों के ट्रांजैक्शन देख सकता है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुए हैं तो उसे चेक कर सकता है, इतना यहाँ पे हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या होगा, डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शन देने हो तो ईजीएस्ट में जाके दे सकता है बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, बेनिफिशियल ओनर या तो फिर क्लियरिंग मेंबर यानी कि ब्रोकर, ठीक है, डेबिट यानी कि बाइंग सेलिंग करना हो तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। नाउ अब ये जो ट्रांजैक्शन होने वाले हैं ऑफ मार्केट हो सकते हैं, ऑन मार्केट हो सकते हैं। इसका मीनिंग हमने देखा था लास्ट के सेशन में। ऑफ मार्केट यानी कि जहाँ पे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट में क्लियरिंग कॉरपोरेशन इन्वॉल्व नहीं है, एंड ऑन मार्केट यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ पे क्लियरिंग कॉरपोरेशन इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट में। ये ट्रांजैक्शन ऑफ मार्केट हो सकते हैं, ऑन मार्केट। इंटर डिपॉजिटरी, एक डिपॉजिटरी से दूसरे डिपॉजिटरी के बीच में शेयर ट्रांसफ़र हो रहे, सिक्योरिटी ट्रांसफ़र हो रही है। अर्ली पेइंग ट्रांजैक्शन, अर्ली पेइंग यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जो भी पेमेंट करना है, ठीक है, जो भी ड्यू डेट है, मान लो 1 दिन बाद पेमेंट करना है, वैसा कोई डेट है, जल्दी पेमेंट कर दिया, ठीक है, बायर ने जल्दी पेमेंट कर दिया ट्रांजैक्शन के लिए, उसे हम कहेंगे अर्ली पेइंग ट्रांजैक्शन। ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है अंडर ईजीएस्ट। नाउ ईजीएस्ट ऑल्सो हैज़ अ फैसिलिटी फॉर अपलोड ऑफ transactions which enables a beneficial owner or clearing member to enter the instructions offline and thereafter upload the same। देखिए ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। Moreover, all the facilities and benefits of Easy are available to beneficial owner registered for EasyEst। EasyEst में तो ये तो अभी बेसिक है, व्यू करना, ठीक है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट चेक करना। ये फैसिलिटी तो इसमें रहेगी ही, लेकिन इसकी फैसिलिटी इसमें नहीं होगी, ईजीएस्ट की ईजी में नहीं होगी। ईजीएस्ट में आपको ईजी की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, आप सारी चीज़ें व्यू भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे जाते हैं। ये हमने देख लिया ईजी एंड ईजीएस्ट, इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी है। नाउ नेक्स्ट इज SMS अलर्ट टू रिलेटेड ट्रांजैक्शंस स्मार्ट। क्या नाम है इसका? स्मार्ट। अभी हमारा बैंक अकाउंट है, हमें मैसेजेस आते रहते हैं कि चलो आपका बैंक चार्जेस कट हुए, या किसी के पैसे आए आपके अकाउंट में, या तो फिर हमने किसी को पेमेंट किया है, चेक दिया हुआ है, तो चलो आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, सारे मैसेजेस हमें आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह SMS अलर्ट रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन, SMS फैसिलिटी यहाँ पे भी है। CDSL SMS alert facility. Smart enables beneficial owner to monitor their account for all debits or for all credits in their account received due to initial public offers or other corporate actions, ठीक है।
अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेनिफिशियल ओनर को पता चलेगा कि चलो आईपीओ था तो उसके ज़रिए अगर उसे शेयर्स अलॉट किए हैं तो उसे एसएमएस आएगा, या फिर अदर कॉर्पोरेट एक्शंस, यानी कि हमने देखा बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है वगैरह, उसे अलॉट हुए हैं तो बेनिफिशियल ओनर को एसएमएस के ज़रिए पता चल जाएगा ना। नेक्स्ट इज डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी, अभी उसमें हम पहला फीचर पढ़ेंगे जो है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टू यूज़र with the CDSL's centralized database architecture. Online depository services are available to beneficial owners with the latest status of their डीमैट account. ठीक है, बेनिफिशियल ओनर जब भी चाहे वो उसका लेटेस्ट उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन को देख सकता है। ठीक है, उसे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ डेटा। सेफ्टी ऑफ डेटा, ऑफ कोर्स हमारा जो डेटा है CDSL के पास वो सेफ़ है। ठीक है, वहाँ पे हमारा कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं है। सेफ्टी ऑफ डेटा, इन केस एनी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप्स एट द DP's एंड, इट डज नॉट अफेक्ट द beneficial owner's interest in any way as the CDSL database is maintained centrally. देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमारे जो सिक्योरिटीज़ है वो स्टोर कहाँ पे है, डिपॉजिटरी में है। ठीक है, DPs क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन करके दे रहे हैं। ठीक है, सो स्टोरेज कहाँ पे है, मेन CDSL में ही है, सेंट्रली वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। सो हमारा डेटा सेफ़ है, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। DP के एंड पे कुछ इशू हो गया तो हमारे डेटा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सेफ्टी ऑफ डेटा। नाउ नेक्स्ट इज ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। CDSL conducts regular audit of its DPs to ensure compliance of stringent operational and regulatory requirement. ठीक है, CDSL क्या करेगा, उसके DPs का रेगुलरली ऑडिट भी करवाते रहेगा। नाउ नेक्स्ट आता है हेल्प डेस्क। CDSL's prompt and courteous helpline facility is available to DPs and investor to obtain any clarification and guidance. Yes, अभी कोई इन्वेस्टर है या कोई DP है, ये लोग जो काम करते हैं ऑफ कोर्स इन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती होगी जहाँ पे उन्हें कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना है। सो वो इनकी हेल्प डेस्क की मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। Now next is always meeting users requirement. Continuous updation of procedures and processes in tune with evolving market practices is another hallmark of CDSL system. ठीक है, यूज़र्स रिक्वायरमेंट, अभी यूज़र के रिक्वायरमेंट तो हमेशा चेंज होते ही रहेंगे। ठीक है, बढ़ते ही रहेंगे। सो उसके अकॉर्डिंगली CDSL भी क्या करता है, उसके प्रोसेसेस को या प्रोसीजर को डेवलप करते रहता है, उसमें चेंज लाते रहता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट फीचर इज सिक्योरिटी। सबसे पहला सिक्योरिटी में सबसे पहला हमें देखना है कंप्यूटर सिस्टम। सो CDSL हैज़ स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर सिस्टम, data storage devices and communication network which ensure the security and integrity of all data uninterruptibly. ठीक है, सारे ही डिटेल्स सही सेव हैं और उसे इन्वेस्टर एक्सेस भी कर सकता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। All data at CDSL is automatically mirrored and transferred to disaster recovery site which is located away from the main site. Now CDSL has also received prestigious ISO 27001 certification, which is an internationally recognized information technology industry standard for benchmarking information security management system. देखिए इंटरनेशनली कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं। ठीक है, अगर उस स्टैंडर्ड से कोई भी कंपनी मैच कर लेती है उसके प्रोसेसेस या प्रोडक्ट्स को,
तो फिर वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन ले सकती है, ठीक है, कि हमारे प्रोसीजर प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज है। सो वैसे ही CDSL ने क्या किया है, ये जो ISO 27001 सर्टिफिकेशन है वो उसने ले लिया है, यानी कि इसके जो भी प्रोसेसेस है प्रोसीजर है वो स्टैंडर्डाइज है। किस मामले में, कौन से प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स, सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है, उसके लिए उसने सर्टिफिकेट अचीव कर लिया है, ठीक है। अब ये जो ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली CDSL काम कर रहा है। Now CDSL has obtained certification for its main site as well its disaster recovery site। देखिए दोनों ही के लिए उसने सर्टिफिकेट लिया है, उसके मेन साइट जो है एज वेल एज इट्स डिज़ास्टर रिकवरी साइट। तो ये बात हो गई सिक्योरिटी की, यानी कि इन्वेस्टर को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज सिस्टम एक्सेस। सिस्टम एक्सेस, ओनली अ पर्सन at the DP's end who has been pre-authorized by CDSL can access the CDSL system। अभी नेक्स्ट बात करेंगे यूनिक बेनिफिशियल ओनर अकाउंट नंबर। जिस तरीके से हम बैंक में अकाउंट जाके ओपन करते हैं, सो वहाँ पे हमें नंबर दिया जाता है, ठीक है, CRN नंबर। उसी तरीके से यहाँ पे भी अकाउंट ओपन करने पे एक नंबर मिलेगा बेनिफिशियल ओनर को। सो ईच बेनिफिशियल ओनर इन CDSL इज allocated a unique account number। This avoids wrong transfer of securities in the event the transferee's account number is keyed in wrongly। सबको सबको उनके यूनिक अकाउंट नंबर दे दिए गए हैं। जितने भी लोगों ने अकाउंट ओपन किए हैं CDSL में, सबको नंबर मिलेगा, ठीक है, ताकि किसी ने भी बाय चांस नंबर गलत डाल दिया हो तो गलत अकाउंट में सिक्योरिटीज़ ना चली जाए। तो ये सारी बहुत अच्छे से सिस्टम मेंटेन की गई है CDSL के ज़रिए। ना नेक्स्ट इज इंश्योरेंस कवर। Insurance cover, CDSL has also obtained adequate insurance cover for any unlikely loss occurring to beneficial owner due to negligence at CDSL or at DP। देखिए अभी हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, सो एरर होने के चांसेस या लॉस होने के, इन्वेस्टर को लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी इन केस कभी लॉस हो गया इन्वेस्टर का तो उसके लिए इंश्योरेंस कवर भी अवेलेबल है। सो नाउ सर्विसेज ऑफ CDSL। अभी ये हमने कुछ फीचर्स देखे ऊपर। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज ऑफ CDSL आर सिमिलर टू NSDL। NSDL में जो हमने सर्विसेज पढ़ी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। बेसिक सर्विस था, वैल्यू एडेड था, एंड उसके बाद आया था CAS। अब यहाँ पे CDSL CAS आने वाला है। सो वो सर्विसेज सिमिलर होंगी क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स उस सेशन को देख के इन डिटेल रेफर कर सकते हैं, ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन रहेगा। सो अभी ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। CDSL हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ सेबी। डिपॉजिटरी ख़त्म हो गया, अभी हमें सेबी पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। सो यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करना स्टूडेंट्स। बाय एवरीवन।